नमस्कार। आज तारीख है 19 मार्च 2026। शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज के लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल बेसिक वाला नॉलेज से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, आज की इस गहन चर्चा में हम 6 बेहद महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने वाले हैं जो हमारी समझ को थोड़ा और डीपली डेवलप करेंगे। हाँ, बिल्कुल। और आज के टॉपिक्स वैसे भी काफी इंटरेस्टिंग हैं। सही कहा। तो श्रोताओं के लिए पहले एक ब्रीफ इंट्रो दे देती हूँ। पहला टॉपिक है न्यायपालिका की पारदर्शिता, जहां हम एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की किताब पर लगाए गए सुप्रीम कोर्ट के बैन को समझेंगे। दूसरा है ट्रांसजेंडर अधिकार संशोधन बिल 2026, जिसमें सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी को हटाने पर बहस चल रही है। जो कि काफी कंट्रोवर्शियल भी रहा है पिछले कुछ दिनों से। एग्जैक्टली। फिर तीसरा मुद्दा है भारत का जनसांख्यिकीय भविष्य, यानी हमारी आबादी का तेजी से बुढ़ापा होना और डेमोग्राफिक डिविडेंड का सिकुड़ना। चौथा टॉपिक अस्पतालों से जुड़ा है, जो आईसीयू में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसके पीछे की क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी को समझेंगे। वही तो, ये एक ऐसी चीज है जो आए दिन न्यूज में आती है पर सॉल्व नहीं होती। राइट। और पांचवा टॉपिक होगा ग्लोबल लेवल पर कैमरून में होने वाली आगामी WTO MC14 बैठक और वैश्विक व्यापार में हो रहे बदलाव। और आखिर में हम बात करेंगे राष्ट्रीय प्रतीकों पर, विशेषकर हार्दिक पांड्या वाले झंडे के विवाद और वंदे मातरम के ऐतिहासिक पहलुओं पर। तो देखिए, आज के इस विश्लेषण का जो मेन मकसद है ना, वो यह है कि हम इन सभी मुद्दों को सिर्फ ऊपर ऊपर से न देखें, बल्कि इनके पीछे के क्यों और कैसे को समझें। एक यूपीएससी एस्पिरेंट के नजरिए से, या वैसे भी एक जागरूक नागरिक के नजरिए से तथ्यों का और निष्पक्ष समझ बनाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं पहले विषय से, जो किसी भी मजबूत लोकतंत्र की नींव होता है, यानी हमारी न्यायपालिका और अभिव्यक्ति की आजादी। हम्म, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने 8th क्लास की एनसीईआरटी की सोशल साइंस की किताब के एक चैप्टर पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। हाँ, और सिर्फ बैन ही नहीं लगाया, बल्कि आदेश ये भी है कि उन ऑथर्स को आगे के किसी प्रोजेक्ट में न रखा जाए। एग्जैक्टली। और इसका रीजन क्या दिया गया कि किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और केसेस में जो देरी होती है उसका जिक्र था। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, ये तो कुछ ऐसी बात हो गई ना कि अगर आईने में दाग दिखें तो आईने ही तोड़ दो। सही एनोलॉजी है ये। है ना? अगर संवैधानिक अदालतें ही किताबों पर ऐसे बैन लगाने लगेंगी तो फिर एक आम नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कहाँ जाएगा? देखिए, यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 19 यानी आर्टिकल 19 को समझना बहुत आवश्यक है। अभिव्यक्ति की आज़ादी पर जो भी लिमिटेशंस लगती हैं, वो केवल राज्य द्वारा बनाए गए कानून से ही लग सकती हैं, किसी डायरेक्ट अदालती आदेश से नहीं। अच्छा, तो क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसमें अप्लाई नहीं होता? वही मैं बताने वाला था। न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 2C का अगर हम जिक्र करें, तो उसमें क्लियर है कि कंटेम्प्ट तब माना जाता है जब कोर्ट को स्कैंडलाइज किया जाए या न्याय प्रक्रिया में बाधा डाली जाए। लेकिन क्या सिस्टम में चल रहे करप्शन का एक जनरल एकेडमिक जिक्र करना अवमानना हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि सच्चाई बताना कंटेम्प्ट होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। अगर हम इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स देखें, जैसे केन्या की बात करते हैं, 2011 से 2013 के बीच वहाँ के चीफ जस्टिस विली मुटुंगा ने जो सुधार किए वो बहुत रिमार्केबल थे। उन्होंने करप्शन को छुपाने के बजाय ओपनली एक्सेप्ट किया। वाओ, ओपनली एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, और ऑम्बुड्स पर्सन्स बिठाए, और उसका नतीजा पता है क्या हुआ? न्यायपालिका में वहाँ की जनता का जो भरोसा था वो 27% से बढ़कर सीधा 61% हो गया। अरे वाह, ये तो काफी बड़ा जंप है। मतलब सच्चाई मानने से ट्रस्ट बढ़ता है, घटता नहीं। वही तो पॉइंट है। और खुद हमारे इंडिया में 1991 का जो के वीरास्वामी बनाम भारत संघ केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना था कि जज भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के दायरे में आते हैं। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि सुधार के लिए पहली सीढ़ी समस्या को मानना ही है, उस पर पर्दा डालना नहीं। सही बात है। अब देखिए, जब हम आज़ादी और अधिकारों को रीडिफाइन करने की बात कर ही रहे हैं, तो चलिए अपने दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। एक और मुद्दा जहां कानून समाज के एक हिस्से की पहचान को बदल रहा है, नया ट्रांसजेंडर अधिकार संशोधन बिल 2026। जो कि 13 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया। जी। अब इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव आया है, जिसने 2019 के एक्ट को बदल दिया है, वो ये है कि इसमें से राइट टू सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी, यानी अपनी लिंग पहचान खुद तय करने के अधिकार को पूरी तरह हटा दिया गया है। देखिए, इस बिल के कुछ टेक्निकल पहलू समझने जरूरी हैं।
इस नए बिल की परिभाषा में किन्नर, हिजरा, अरावानी, जोगता जैसी जो हमारी सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज हैं, उन्हें शामिल किया गया है। साथ ही इंटरसेक्स वेरिएशंस को भी इसमें रखा गया है। अच्छा, तो फिर विवाद किस बात का है? विवाद इस बात का है कि अब सर्टिफिकेशन के लिए मेडिकल बोर्ड, जिसका हेड सीएमओ होगा, उसकी सिफारिश अनिवार्य कर दी गई है और लीगल रिकॉग्निशन के लिए सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी यानी एसआरएस को जरूरी बना दिया गया है। लेकिन एक मिनट, यहाँ सरकार का क्या लॉजिक है? वो कहते हैं कि वो सिर्फ उन लोगों की मदद करना चाहते हैं जो बायोलॉजिकल रीजन से परेशान हैं, ना कि उनकी जो बस एज अ चॉइस जेंडर फ्लूइडिटी अपना रहे हैं। पर मेरा सवाल ये है कि मिसयूज रोकने के नाम पर इतना स्ट्रिक्ट रूल बना देना, क्या ये किसी इंसान की अपनी बॉडी और पहचान चुनने की आज़ादी को छीन नहीं लेता? देखिए, एज एन एनालिस्ट हमें दोनों साइड देखने होंगे। सरकार का तर्क अपनी जगह है कि पुरानी परिभाषा थोड़ी वेग थी, अस्पष्ट थी, जिससे वेलफेयर स्कीम्स का फायदा असली पीड़ितों तक शायद नहीं पहुंच रहा था। मतलब रिसोर्स एलोकेशन का इशू था। एग्जैक्टली। लेकिन दूसरी तरफ एक्टिविस्ट्स का जो तर्क है वो कानूनी बहुत सॉलिड है। वो 2014 के ऐतिहासिक नालसा जजमेंट का हवाला देते हैं। उस टाइम जस्टिस राधाकृष्णन और जस्टिस ए.के. सिकरी की बेंच ने साफ कहा था कि जेंडर आइडेंटिटी एक व्यक्ति की पर्सनल ऑटोनॉमी का हिस्सा है, जो कि आर्टिकल 21 के अंडर आता है, राइट? बिल्कुल। आर्टिकल 21 यानी जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। हम्म। उस जजमेंट में क्लियर था कि किसी को भी लीगल रिकॉग्निशन के लिए मेडिकल सर्जरी या एसआरएस के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो एक्टिविस्ट का कहना है कि ये नया बिल सीधे उस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के खिलाफ जाता है। वही बात हो गई ना, एक तरफ स्कीम का मिसयूज रोकने का लॉजिक है और दूसरी तरफ एक बेसिक ह्यूमन राइट की बात है। खैर, पहचान की इस बहस से निकलकर अब हम भारत की राष्ट्रीय यानी जनसंख्या की पहचान में जो खामोश बदलाव हो रहा है उस पर आते हैं। हाँ, ये डेमोग्राफिक शिफ्ट वह सच में बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है। बहुत ज़्यादा। अभी आईएमडी और पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की एक नई रिपोर्ट आई है 2021 से 2051 तक के लिए। उसमें बताया गया है कि इंडिया की आबादी अब किसी विस्फोट की कगार पर नहीं है, बल्कि 2051 तक ये एकदम स्लो रेट से बढ़कर 1590 मिलियन पर आकर ठहर जाएगी। वही ना, जो पुराना नैरेटिव था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का, वो अब बदल चुका है। सही में हमें हमेशा यही बताया गया कि हम दुनिया के सबसे यंग देश हैं, लेकिन डेटा दिखा रहा है कि एक टाइम बॉम्ब था जिसका अलार्म अब चेंज हो गया है। हम आज भी बच्चों के लिए नए स्कूल बनाने के प्लान बना रहे हैं, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। सच्चाई तो आंकड़ों में छिपी है। अगर हम रिपोर्ट देखें तो 0 से 4 साल के जो बच्चे हैं उनकी संख्या 2021 में लगभग 113.5 मिलियन थी, पर इस सदी के मिड तक यानी 2051 आते आते ये संख्या घटकर मात्र 8.6 मिलियन रह जाएगी। बाप रे, 113 मिलियन से सीधा 8 मिलियन, ये तो बहुत ड्रास्टिक ड्रॉप है। बिल्कुल, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ रहा है। पिछले एक दशक में करीब 90,000 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं क्योंकि बच्चे नहीं थे एनरोल करने के लिए। पर मैंने कहीं पढ़ा था कि प्राइवेट स्कूल्स तो बढ़ रहे हैं। हाँ, प्राइवेट स्कूल्स 2.88 लाख से बढ़कर 3.31 लाख हो गए हैं, पर ओवरऑल जो पब्लिक इंफ्रा है वो सिकुड़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड था, जिसके दम पर हम सुपर पावर बनने के ख्वाब देखते हैं, वो अब खत्म होने वाला है। हाँ, डेटा कहता है कि हमारा वर्किंग एज पॉपुलेशन का जो लाभ है वो 2041 में अपने पीक पर होगा और उसके बाद डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ ही एक और बड़ी चैलेंज आएगी, ग्रेइंग पॉपुलेशन, यानी बूढ़ी होती आबादी। सही कहा। 2021 में 60 प्लस आबादी लगभग 9.62% थी। 2051 तक ये बढ़कर सीधा 20.5% हो जाएगी, यानी करीब 325 मिलियन लोग सीनियर सिटीजन्स होंगे। हमारी मीडियन एज जो अभी 28 साल है वो 40 साल हो जाएगी। ओह, तो इसका हल क्या है फिर? इसका समाधान है सिल्वर इकोनॉमी विकसित करना, यानी ऐसी इकोनॉमी जो ओल्डर पॉपुलेशन की नीड्स जैसे हेल्थ केयर, पेंशन, केयर गिविंग को केटर करे। और दूसरा, फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन को बढ़ाना, जिसे जेंडर डिविडेंड कहते हैं, ताकि यूथ पॉपुलेशन की कमी को पूरा किया जा सके। राइट। और जब आबादी बूढ़ी होगी तो ऑब्वियस सी बात है, अस्पतालों और हेल्थ केयर पर बोझ कई गुना बढ़ेगा, जो हमें हमारे चौथे टॉपिक पर ले आता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि आजकल हमारे अस्पताल मरीजों की जान बचाने की बजाय उनके लिए आग का जाल बन रहे हैं। बहुत ही सीरियस इशू है ये। अभी हाल ही में जो कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज में हुआ, हाँ, वहाँ आईसीयू में 12 मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई आग लगने से। और सिर्फ कटक ही क्यों, इससे पहले 2024 में झांसी, फिर राजस्थान और महाराष्ट्र में भी ऐसी ही घटनाएं हुई हैं। देखिए, इसके पीछे न कुछ साइंटिफिक और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कारण है जो हमें समझने चाहिए। जैसे कि
क्योंकि मुझे तो लगता था कि शायद फंड की कमी होगी, पर उड़ीसा सरकार ने तो 3200 करोड़ रुपए एलोकेट किए थे फायर सेफ्टी के लिए। फिर भी ऐसी लापरवाही क्यों? असल में आईसीयू का माहौल एक नॉर्मल रूम जैसा नहीं होता। वहाँ ऑक्सीजन का लेवल बहुत हाई होता है। ऐसे ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट में एक छोटे से शॉर्ट सर्किट की चिंगारी भी इंस्टेंटली तबाही मचा सकती है। अब ये शॉर्ट सर्किट होता क्यों है? वही पुरानी वायरिंग होती होगी। सिर्फ पुरानी वायरिंग नहीं, आजकल आईसीयू में बहुत ही एडवांस्ड वेंटिलेटर्स और लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट्स आते हैं। ये मशीन्स हार्मोनिक करंट्स पैदा करती हैं। ये एक तरह की डिस्टॉर्टेड इलेक्ट्रिकल करंट होती है जो हमारे नॉर्मल सर्किट ब्रेकर्स को ट्रिगर ही नहीं करती। अच्छा, मतलब एमसीबी गिरेगा ही नहीं। एग्जैक्टली सर्किट ब्रेकर ट्रिप नहीं होता और ये हार्मोनिक करंट्स तारों को लगातार गर्म करते रहते हैं, जिससे इंसुलेशन पिघल जाती है और आग लग जाती है। ये तो बहुत बड़ा टेक्निकल फ्लॉ है। एक तरफ हम करोड़ों की मॉडर्न मेडिकल मशीन्स ले आते हैं और दूसरी तरफ उन्हें दशकों पुरानी वायरिंग और पुराने स्विच बोर्ड्स पर चला रहे हैं। वही तो ट्रेजेडी है। और आग लगने के बाद भी देखिए, कटक वाले केस में स्टाफ आधे घंटे की देरी से आया, और वो भी पानी लेकर, जबकि इलेक्ट्रिकल आग को पानी से बुझाना बिल्कुल गलत है। इसके लिए CO2 एक्सटिंग्विशर्स और ट्रेन स्टाफ चाहिए। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन क्लियर है कि जब भी आईसीयू में नई मशीन आए, पूरी वायरिंग का लोड टेस्ट और रीअसेसमेंट होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब तक ऐसी घटनाओं को अस्पताल प्रशासन की कागजी लापरवाही के बजाय क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी यानी आपराधिक जवाबदेही नहीं माना जाएगा, ये सिलसिला नहीं रुकने वाला। सही बात है, डर होना जरूरी है। खैर, इस डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और नेग्लिजेंस से निकलकर थोड़ा वैश्विक मंच यानी ग्लोबल स्टेज की बात करते हैं, जहां वहां के नियम भी कुछ पुरानी वायरिंग जैसे ही लग रहे हैं जो आज के लोड को नहीं उठा पा रहे हैं। हाँ, आप WTO की आगामी बैठक की तरफ इशारा कर रही हैं। बिल्कुल। 26 से 29 मार्च 2026 के बीच कैमरून के याओंडे में WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की 14वीं मंत्रिस्तरीय बैठक, जिसे MC14 कहते हैं, होने जा रही है। और देखिए, ग्लोबल ट्रेड आजकल एक ऐसे क्रिकेट मैच की तरह हो गया है जहां से अंपायर को ही ग्राउंड से बाहर निकाल दिया गया हो। बहुत सही कंपैरिजन है। जो ताकतवर टीमें हैं वो अपने रूल्स खुद सेट कर रही हैं। वही ना। देखिए, म्यूनिक सिक्योरिटी रिपोर्ट 2026 में एक बड़ा अच्छा टर्म यूज किया गया है इसके लिए, रैकिंग बॉल पॉलिटिक्स। WTO 1995 में बना था, पर आज वो अपने सबसे बड़े क्राइसिस में है। उनका जो एपलेट बॉडी है, यानी जो ट्रेड डिस्प्यूट सॉल्व करता था, वो पूरी तरह से ठप पड़ा है पिछले कुछ सालों से। क्योंकि US नए जजेस की अपॉइंटमेंट ही ब्लॉक कर देता है ना। एग्जैक्टली। और इसका नतीजा ये है कि व्यापार अब सिर्फ इकोनॉमिक्स का मैटर नहीं रहा, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल वेपन बन गया है। और इसमें एक डायमेंशन डिजिटल कॉमर्स का भी तो है। आजकल डेटा और ई-कॉमर्स का जमाना है। बिजनेस कहाँ से कहाँ निकल गया है, पर WTO के रूल्स अभी भी 90s वाले लगते हैं। यही तो कैच है। जब बहुपक्षीय नियम यानी मल्टीलैटरल रूल्स कमजोर पड़ते हैं, तो नुकसान हमेशा छोटे और गरीब देशों को होता है। मल्टीलैटरल रूल्स उन्हें ताकतवर देशों की मनमानी से बचाते हैं। अगर हमें WTO में रिफॉर्म्स लाने हैं, तो वो ऐसे होने चाहिए जो ट्रांसपेरेंसी लाएं, यानी बहस सिर्फ रूल ऑफ लॉ पर ना हो, बल्कि रूल ऑफ जस्टिस पर हो। अच्छा, थोड़ा समझाएंगे कि ये प्लूरिलैटरल एग्रीमेंट्स का क्या चक्कर है? इसमें देखिए, प्यूरिलैटरल मतलब जब कुछ देश मिलकर, जैसे ई-कॉमर्स पर, अपने अलग से छोटे ग्रुप्स बनाकर रूल्स तय करने लगते हैं। तो एक्सपर्ट एडवाइस यही है कि अगर ऐसे एग्रीमेंट्स बन भी रहे हैं, तो उन्हें WTO के कोर फ्रेम में ही जोड़ा जाना चाहिए, वरना पूरी दुनिया अलग-अलग ट्रेडिंग ब्लॉक्स में बढ़ जाएगी। यानी फ्रैगमेंटेड ग्लोबल ट्रेड, जो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। चलिए, अब ग्लोबल रूल्स से वापस आते हैं उन चीज़ों पर जो हम सबको एक साथ जोड़ती हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। लेकिन हाल ही में ये प्रतीक भी कानूनी दावपेंच में काफ़ी उलझे हुए दिख रहे हैं। आप उस T20 वर्ल्ड कप वाले इंसिडेंट की बात कर रहे हैं ना? हाँ, वही। हार्दिक पांड्या ने जब वर्ल्ड कप जीतने की खुशी में जश्न मनाते हुए तिरंगे को अपने बॉडी पर लपेट लिया था, उस इमोशनल मोमेंट को लेकर पुणे में एक पुलिस कंप्लेंट दर्ज करा दी गई कि ये तिरंगे का अपमान है। देखिए, अगर स्ट्रिक्टली लीगली देखा जाए, तो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 और फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002, इन दोनों में झंडे के उपयोग और फहराने को लेकर बहुत ही सख्त नियम दिए गए हैं। लेकिन इस झंडे का अपना एक लंबा इतिहास भी तो है, जो सीधा लोगों की इमोशन से जुड़ा है। बिल्कुल। अगर हम नवतेज सरना की किताब को कोट करें, तो झंडे का एवोल्यूशन बहुत रोचक है। 1907 का जो कैलकाटा वाला झंडा था, उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन की थोड़ी इंस्पिरेशन थी और उसमें 8 कमाल थे। फिर
सिस्टर निवेदिता ने एक झंडा बनाया जिसमें वज्र का निशान था। और फिर 1921 में पिंगाली वेंकैया ने चरखे वाला झंडा डिजाइन किया था। सही पकड़ा। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, टीएम कृष्णा ने अपनी किताब में लिखा है कि एक आम हिंदुस्तानी नागरिक को अपने घर पर सम्मान से झंडा फहराने का मौलिक अधिकार 2004 तक नहीं था। ओह वाह, 2004 तक। हाँ, 2004 में जब नवीन जिंदल केस का सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आया, उसके बाद ही आम नागरिकों को ये हक मिला। सोचने वाली बात है। राष्ट्रीय प्रतीक तो मूल रूप से हमारे इमोशंस और गर्व से जुड़े होते हैं, लेकिन जब किसी बड़ी जीत की खुशी में नेचुरली तिरंगा लपेटा जाता है, तो क्या कानूनी चश्मा उस भावनात्मक जुड़ाव को इग्नोर नहीं कर देता? ये लॉ और इमोशन का जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये नया नहीं है। इसे हम वंदे मातरम की ऐतिहासिक बहस से भी जोड़कर देख सकते हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, बंकिम चंद्र ने जब अपनी नॉवेल आनंद मथ में इसे लिखा था, तो वो स्पेसिफिकली माँ दुर्गा की स्तुति से जुड़ा था। बाद में ये आज़ादी का नारा बन गया, लेकिन 1937 में रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को एक लेटर लिखा था। उस लेटर में क्या था? टैगोर ने एक्सप्लिसिटली वॉर्न किया था कि इस गीत के अंदर जो रिलीजियस इमेजरी है, वो शायद सभी धर्मों को, विशेषकर मुसलमानों को, आसानी से स्वीकार्य नहीं होगी। ये उस दौर का एक बहुत डीपली लेयर्ड थॉट था। और शायद इसी वजह से आगे चलकर जनगण मन को हमारा राष्ट्रगान चुना गया होगा। एग्जैक्टली, क्योंकि जनगण मन ज्योग्राफिकली और कल्चरली ज्यादा इंक्लूसिव और बहुस्तरीय था। तो आज की इन सभी 6 टॉपिक्स की बहस से एक बात तो बहुत क्लियरली उभर कर आती है, चाहे बात न्यायपालिका के उस एनसीईआरटी बुक बैन की हो या ट्रांसजेंडर पहचान को एक सीएमओ के सर्टिफिकेट और एसआरएस तक बांध देने की। हाँ, या फिर बुढ़ी होती आबादी के बीच नई डेमोग्राफिक पॉलिसी बनाने की, या अस्पतालों में हार्मोनिक करंट्स को पुराने ब्रेकर से जज करने की। सही बात है, चाहे डब्ल्यूटीओ के पुराने नियमों से नए डिजिटल व्यापार को चलाना हो या जीत की खुशी में लपेटे गए झंडे पर एफआईआर करनी हो, हर जगह समाज और सरकारें एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन रियलिटी को पुराने टाइट रूल्स में फिक्स करने की कोशिश कर रही हैं। एकदम सही एनालिसिस है। एक बहुत ही क्लियरली दिखने वाला टकराव है बिटवीन इवॉल्विंग रियलिटीज एंड रिजिड रेगुलेशंस। तो आज के एपिसोड के एंड में श्रोताओं के लिए हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़कर जाना चाहते हैं। सोचने वाली बात यह है कि क्या वाकई ये जो स्ट्रिक्ट रूल्स और फिक्स्ड डेफिनेशंस होती हैं, ये किसी समाज को प्रोटेक्ट करती हैं, या फिर उस समाज का जो एक नेचुरल, इमोशनल और कल्चरल एवोल्यूशन होता है, उसे वहीं रोक देती हैं? बहुत गहरा सवाल है ये। उम्मीद है आज की ये गहन चर्चा आप सभी को एक नया नजरिया देगी। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आसान भाषा में समझने के लिए हमसे जुड़े रहें। आज के इस डीप डाइव में इतना ही। नमस्कार।